हेलो स्टूडेंट्स, नैना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी प्लस एनसीईआरटी और बाकी सभी जो भी बच्चे 6 क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए सभी के लिए हिंदी व्याकरण का फाइनल टर्म का सिलेबस लेकर आए हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें हम फाइनल टर्म का हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा सिलेबस हमने इसमें कवर किया है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पीडीएफ का लिंक भी दिया है, तो आप चाहें तो वहां से प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं उसके। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी को ध्यान से देखें, इसमें आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लिंग बदलो। लिंग बदलो क्या होता है बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिंग बदलो करेंगे। सबसे पहला है छात्र। छात्र का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टूडेंट। ठीक है, ये है मेल स्टूडेंट मतलब बॉय स्टूडेंट। ठीक है, छात्र का लिंग हम बदलेंगे, वो क्या होगा? छात्रा मतलब गर्ल स्टूडेंट। ओके, उसके बाद है चूहा। चूहा का होगा चूहिया। थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, चूहा च पे बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हम उसको चूहिया लिखेंगे तो फीमेल में करेंगे, स्त्रीलिंग में करेंगे, तो च पे छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी और ह पे भी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा का बेटी, बूढ़ा का बुढ़िया, इसमें भी पे जो बड़े ऊ की मात्रा है बूढ़ा में, वो बुढ़िया लिखने पर ब पे छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी और अढ़ पे भी छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सुनार। सुनार का सुनारिन, र पे छोटी ई की मात्रा हो गई। गायक का गायिका, य पे छोटी ई की मात्रा। अध्यापक, अध्यापक मतलब टीचर, उस पे भी अध्यापिका, प पे छोटी ई की मात्रा। ठीक है, पुजारी का पुजारन, र पे जो बड़ी ई की मात्रा है पुजारी में, वो पुजारिन लिखने पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। शेर का शेरनी। ठीक है, तो आप ध्यान दो बच्चों, ज्यादातर क्या होता है, जो लास्ट का होता है अक्षर उस पे मात्रा बड़ी ई होती है। ठीक है, जैसे बेटी, शेरनी, इन पे बड़ी की मात्रा आई है, बाकी सब में छोटी ई की होगी, जो हमने स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करा। इसी तरीके से ये आपके मेन है शब्द जो ज्यादातर आते हैं आपके 6 क्लास में। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे पापा, मम्मी, पिताजी, माताजी, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, घोड़ा का घोड़ी, बहुत सारे और भी शब्द हैं, तो आप उनको भी लिख सकते हैं, पर ये मेन शब्द हैं जो 6 क्लास में फाइनल टर्म में ज्यादातर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जिनको हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ विपरीत आए। ठीक है, विपरीत, विपरीत मतलब होता है उल्टा, कि इसको हम विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें जो शब्द दिया है उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। सबसे पहले है स्थिर। स्थिर का हो जाएगा अस्थिर। स्थिर मतलब जो स्टेबल हो। ठीक है, उसका हो जाएगा अस्थिर। ठीक है, आगे अ लग जाएगा तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, जो स्टेबल ना हो। उसके बाद है यश। यश का उल्टा होगा अपयश। यश का मतलब कीर्ति, प्रशंसा, की जिस काम से हमें यश मिले, प्रशंसा मिले। ठीक है, और अपयश जिससे कि अपमान हो जाए किसी काम को करने से, कि बेइज्जती हो जाए। ठीक है, उसे कहेंगे अपयश। उसके बाद है आकाश। आकाश का होगा पाताल। आकाश सभी को पता है, आसमान को बोलते हैं, और उसके बाद पाताल जो धरती से भी नीचे मतलब बिल्कुल निचला हिस्सा, उसे हम कहेंगे पाताल। उसके बाद है उदय। उदय का होगा अस्त। उदय मतलब उगना, सूरज को बोलते हैं ना कि सुबह उदय होता है, और अस्त मतलब छिपना, खत्म हो जाना, जो कि शाम को होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है रोशनी, जिसका विलोम शब्द होगा अंधकार। उसके बाद है पूर्व। पूर्व का पश्चिम, ये दिशा है पूर्व दिशा, उसका अपोजिट होती है, उल्टी होती है पश्चिम दिशा। उन्नति। उन्नति मतलब प्रोग्रेस, और उसका उल्टा अवनति।
ठीक है। उसके बाद है अंदर, अंदर का होगा बाहर, संतुष्ट, संतुष्ट मतलब कि किसी चीज से हम संतुष्ट हैं, ठीक है। उसके बाद असंतुष्ट, सॉरी, संतुष्ट का होगा असंतुष्ट, जय का पराजय, जय मतलब विजय किसी चीज में, और पराजय मतलब हार। सुख का होगा दुख। उसके बाद है सम्मान, सम्मान का होगा अपमान, मान का भी अपमान होता है, क्योंकि मान और सम्मान का एक ही अर्थ है, उसका उल्टा होगा अपमान, ठीक है। उसके बाद है नूतन, नूतन का पुरातन, नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। सौभाग्य का दुर्भाग्य। बच्चों ये जो भ के साथ आ की मात्रा है उसके ऊपर जो लगा है उसे हम र बोलते हैं, और इस र को हम पढ़ते कहाँ पर है, जिस अक्षर पर लगा है उससे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखो भा के ऊपर है तो हम भा के बाद नहीं पढ़ेंगे, इसको भा से पहले पढ़ेंगे, तो क्या हो गया दुर्भाग्य, ठीक है। कई बच्चे इसको उसके बाद पढ़ते हैं, कोई पहले पढ़ते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता इसे कहाँ पढ़ना है। तो बच्चों जहां पर ये अक्षर लिखा है उससे जिसके ऊपर ये लगा हुआ है जिस अक्षर पे, उससे पहले हम इसको र को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा वचन बदलो। वचन बदलो ये क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। ये होता है एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हिंदी में हमारा ये एक वचन बहुवचन होता है, संस्कृत में द्विवचन भी होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना। तो हिंदी में हमारा एक वचन और बहुवचन होता है। वचन में सबसे पहला शब्द जैसे मैंने लिखा है, बहुत सारे शब्द हैं और किसी भी शब्द का आप एक से बहुवचन बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ उदाहरण लिए हैं जिससे आपको एक से बहुवचन करना आ जाए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारे आ सकते हैं, जरूरी नहीं यही आएगा। और आपके आसपास जो वस्तुएं रखी हो, ठीक है, उसको भी आप एक वचन को बहुवचन में बदल कर देख सकते हो, ठीक है, उससे भी प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला जैसे मैंने लिया है बच्चों झाड़ी, झाड़ी का हो जाएगा झाड़ियां। अब देखो बड़ी की मात्रा जब एक वचन से बहुवचन में करते हैं तो वो छोटी की मात्रा हो जाता है झाड़ियां, और लास्ट में जहां पर भी या आएगा तो वहां पर आप ऊपर चांद बिंदु लगाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद है दरवाजा, दरवाजा का होगा दरवाजे। रुपया, रुपया का होगा रुपए। शक्ति, शक्ति का होगा शक्तियां। अब इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, हालांकि इसमें पहले से ही छोटे ई की मात्रा है शक्ति में, शक्तियां किया है हमने और यहाँ के ऊपर हमने चांद बिंदु लगाया है, लेकिन ये मात्रा क से लेकर त तक लगी है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये देखो इसको हम क त नहीं बोल रहे, अलग अलग नहीं बोल रहे, आपने ध्यान दिया। शक्ति, कति, ठीक है, कति, कति, हम क और त को इकट्ठा पढ़ रहे हैं, ठीक है। क को इसलिए हमने आधा लगाया है, तो जो अक्षर आधा होता है उसके बाद जो पूरा अक्षर होता है हम उन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। और अगर उस पूरे अक्षर पर कोई छोटी ई की मात्रा लगनी होती है तो वो उसके पहले वाले अक्षर से जो कि आधा है उससे होकर पूरे वाले अक्षर तक जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही पढ़ा जा रहा है, इसलिए शक्ति, ठीक है। शक्ति का शक्तियां। तिथि, तिथि का तिथियां, ठीक है बच्चों। तिथि का तिथियां, तिथि क्या होता है तारीख, ठीक है, तिथि का तिथियां, या के ऊपर चांद बिंदु। उसके बाद है झरना, झरना का झरने। मशाल का मशालें, मशाले नहीं होगा मशालें, ठीक है, इसमें बिंदी आएगी मशालें। उसके बाद छुट्टी, छुट्टी का छुट्टियां। अब इसमें भी आप ध्यान से देखो, छुट्टी में पहले वाले ट के नीचे हलंत लगी है। इस हलंत का मतलब क्या है बच्चों, कि वो अक्षर आधा है, मतलब उसके अंदर स्वर नहीं है, ठीक है। जिसके साथ स्वर नहीं होता उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तो इसलिए इनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे। और इसीलिए जो ट पे बड़ी की मात्रा है वो बहुवचन में होने पर उसको छोटी की मात्रा में हमने बदल दिया, तो वो इकट्ठी आएगी दोनों ट पर, ठीक है। आगे वाले ट से होकर पूरे वाले ट पर बाद वाले ट तक जाएगी, ठीक है। छुट्टियां। दीवार, दीवार का दीवारें। दवाई का दवाइयां।
इस पे दवाई में बड़ी ई की मात्रा है और दवाइयां लिखने पर छोटी सॉरी बड़ी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई है और दवाइयां लिखने पर छोटी ई हो जाएगा। ठीक है, भाषा का भाषाएं, जब ए लिखेंगे उसमें भी चांद बिंदु आएगा। ठीक है बच्चों, भाषाएं। उसके बाद है कार, कार का कारें, सब्जी का सब्जियां। ठीक है, इसमें भी बड़ी ई का छोटी ई। तो बच्चों सब्जी का सब्जियां, इसमें भी आप देखो बड़ी ई छोटी ई में हो गया और साथ में जो ई की मात्रा है वो ब से लेकर ज तक गई है। ठीक है ना, तो सब्जी का सब्जियां। ठीक है, क्योंकि ब और ज इकट्ठा पढ़ा जा रहा है, ब आधा है तो इसलिए छोटी ई की मात्रा ब से होते हुए जाएगी और ज तक जाएगी, सब्जियां, और यहाँ पे चांद बिंदु आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आगे हमारा क्या है अगला टॉपिक? अगला है हमारा समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द क्या हैं बच्चों? अब हम करेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे संपूर्ण वाक्य नहीं होते, ये सिर्फ वाक्यांश होते हैं, मतलब वाक्य का एक पार्ट। ठीक है, ये आपने सुने होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। ठीक है, घर में भी बोलते हुए सुने होंगे। तो इनका डायरेक्ट अर्थ नहीं होता कि मतलब हम डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं करते, लेकिन इनका कुछ अर्थ होता है, संकेतार्थ होता है कि इसके थ्रू कुछ और कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है मुंह में पानी आना। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब होता है जी ललचाना। ठीक है, कि किसी चीज को देखकर जो हमारा जी ललचाया था, मतलब कई बार मन करता है कि हम ये खाएं या पिए। ठीक है, तो उसे कहेंगे मुंह में पानी आना, कि उसे देखकर हमारा जी ललचा गया, मन कर गया कि हम भी ये इसको खाएं या पिए। ठीक है, उसके बाद है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक नहीं हो सकता ना, ऐसे तो नहीं है ना कि खून और पसीने को एक कर दिया। इसका मतलब है कि बहुत मेहनत करना। ठीक है, तो इनको हम वाक्यों में भी इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब जब हम इससे क्या होता है, हमारी भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो खून पसीना एक करने से हम वाक्य में इस्तेमाल करें कि उसने इस अपनी मंजिल को पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने खून पसीना एक कर दिया, इसका मतलब है बहुत मेहनत की। तो इसमें हम इसके अर्थ को ना लिखकर हम इस मुहावरे को लिखेंगे और अर्थ को हमें खुद समझना है। ये होता है मुहावरों का उपयोग। ठीक है, उसके बाद है बोलती बंद हो जाना, मतलब मुंह से शब्द न निकलना। कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बात सुन ली या किसी ने कुछ टोक दिया किसी को और उससे उसकी बोलती बंद हुई, कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वो कुछ बोल नहीं पाया। आंख खुलना, आंख खुलना का मतलब ये नहीं कि सो रहे थे या आंखें बंद थी और आंखें खुल गई, उसका मतलब है होश आना। कि अगर किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे थे और एकदम से अचानक ख्याल आए कि यार ये ऐसा भी हो सकता है ना, कि कभी ऐसा सोचते हैं ना, तो उसे बोलेंगे हम होश आना। कि कहने का मतलब कि होश में आ गए, कि अब समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे है। उसके बाद है घी के दिए जलाना, मतलब खुशी मनाना। जैसे जरूरी नहीं है इसमें कि घी के दिए जलाना कि घी के दिए जला रहे हैं, कि बहुत खुशी मनाते हैं उसको हम कहते हैं घी के दिए जलाए। ठीक है, कि कहने का मतलब कि मेरा ये काम पूरा होने पर या कुछ भी, कि मैंने घी के दिए जलाए या हमारे परिवार ने घी के दिए जलाए, कहने का मतलब हमने बहुत खुशियां मनाई। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। कि जैसे रमेश ने मुझसे पुस्तक मांगी और मैंने उसको अंगूठा दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अंगूठा दिखाया, कहने का मतलब उसको मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा। ठीक है, उसके बाद है अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा। कि किसी का कोई एकलौता सहारा हो, उसे कहेंगे अंधे की लाठी। जैसे अंधे के लिए तो लाठी उसका सहारा होती है ना, उसी के सहारे वो चलता है। इसी तरीके से किसी का कोई एक ही सहारा हो जिसके बलबूते पे उसका सब काम होता हो, तो उसे कहेंगे वो उसका एकमात्र सहारा है। जैसे श्रवण अपने माता पिता के अंधे की लाठी था, मतलब उनका एकमात्र सहारा था। उसके बाद है 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। ठीक है, कि जैसे चोर को पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। आग में घी डालना, झगड़े को और भड़काना। कभी कभी कहते हैं ना
कि इसका तो काम ही आग में घी डालना। कि कोई होता है ना कि किसी किसी को आदत होती है कि कोई दो लोग आपस में झगड़ रहे हो तो उनका झगड़ा सुलझाने की बजाय कि दूसरों को समझाएं उनको आपस में कि ऐसा मत करो, उसकी बजाय वो क्या करते हैं और ज्यादा झगड़े को बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को भड़का देते हैं कि हाँ भाई इसने ऐसे किया, उसने भी ऐसे किया, हाँ सही बोल रहे हो, वगैरह वगैरह करके उनके झगड़े को और बढ़ा देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि उसने आग में घी डाल दिया है। कि जिस प्रकार से आग में घी डालते हैं तो आग और ज्यादा भड़क उठती है, बढ़ जाती है, इसी प्रकार से किसी के झगड़े को और ज्यादा बढ़ाने को बोलते हैं आग में घी डाल दिया। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना, कि कोई काम ऐसा हो जाए कि जो हम हैरान हो जाए कि ये कैसे हो गया या कुछ, ठीक है, तो उसको कहेंगे दांतों तले उंगली दबा ली, कि ऐसा होते देख मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। उसके बाद है हाथ बटाना। हाथ बटाने का मतलब है काम में मदद करना, कि कोई किसी के काम में कुछ मदद करता है तो उसको बोलते हैं कि उसने उसको उसके काम में हाथ बटाया, ठीक है। उसके बाद है नाक में दम करना, मतलब परेशान करना, कि जैसे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, मतलब मुझे परेशान कर रखा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये क्या होते हैं? श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, कि जो सुनने में समान लगे लेकिन जो उनका अर्थ है वो भिन्न हो, अलग हो, तो उनको बोलते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। इसको समरूपी शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं, कि जो समान लगे, ठीक है, उनका रूप एक जैसा सा लगे लेकिन वो उनके अर्थ अलग हो। जैसे अनिल, अनल, देखो सुनने में एक जैसे से लग रहे हैं थोड़े, लेकिन इनका जो अर्थ है वो भिन्न है। जैसे अनल, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का होता है हवा, तो अर्थ बिल्कुल अलग है। हंस, हंस का मतलब है हास्य, हंसने को बोलते हैं हंस, ठीक है, कि हंसना। और हंस, हंस मतलब है एक जलीय पक्षी, जल वाला एक पक्षी होता है जो पानी में रहता है, उसको बोलते हैं हंस। योग्य, योग्य मतलब लायक या काबिल, कि ये इस काम के योग्य है, इसे हम ये काम सौंप सकते हैं। उसके बाद है योग, योग मतलब व्यायाम, ठीक है, एक्सरसाइज। और जोड़ करने को भी योग बोलते हैं, ठीक है, गणित में, मैथ्स में जमा करने को भी हम योग करना बोलते हैं, ठीक है। बेर, बेर आप सभी को पता है एक फल होता है, और है एक बैर, बैर मतलब दुश्मनी, की किसी को किसी से यदि बैर हो, दुश्मनी हो, ठीक है। नीड़ मतलब घोंसला, और नीर मतलब पानी, ठीक है। ग्रह, ये जो नीचे लगा है ग के नीचे, ये री होता है बेसिकली बच्चों, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं घर, सॉरी इसको री बोलते हैं, तो ग्रह बन गया ये, मतलब घर। और ग्रह ये वाला र जो है, ठीक है, ये भी र होता है, र कई प्रकार से लगता है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है नक्षत्र। जलज, जलज मतलब कमल, और जलद मतलब बादल। जलज, ज लग गया इसमें लास्ट में, जल मतलब पानी, और ज मतलब उत्पन्न होना, तो जो जल में उत्पन्न होता है, जल में जो जन्म लेता है वो कमल, ठीक है, क्योंकि वो पानी में वो जन्म लेता है, ठीक है। और जलद, ठीक है, जल देने वाला, बादल जो कि हमें जल देते हैं। दिन, दिन मतलब वार, ठीक है, मतलब डे। और दीन, दीन मतलब गरीब, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कढ़ाही, कढ़ाही एक आपको पता है बर्तन होता है ना जिसमें सब्जी बनती है, ठीक है, सभी के घर पे होगा। उसके बाद है कढ़ाई, मतलब कसीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। बहु, बहु मतलब छोटे यू की मात्रा लग गया तो बहुत मतलब ज्यादा, और बहु बड़े यू की मात्रा लग गई तो वधु, मतलब बहू होती है ना, ठीक है, जिसे बोलते हैं डॉटर इन लॉ। उसके बाद है और, एक मात्रा लगी है, और मतलब तरफ, कि इस और जा रहा था मैं, ठीक है, कि मैं इस और जा रहा था, ठीक है, मतलब इस तरफ जा रहा था। उसके बाद है और मतलब तथा, मतलब एंड, ठीक है। उसके बाद है सम्मान, सम्मान मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट, और समान मतलब बराबर, इक्वल, ठीक है बच्चों। उसके बाद है परिणाम, परिणाम मतलब नतीजा, और परिमाण, ध्यान से देखो ये परिमाण है, परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद है दशा, दशा मतलब अवस्था, और दिशा मतलब ओर, ठीक है, डायरेक्शन। वार, वार मतलब
वार नहीं, सॉरी, बार है ये। बार मतलब मर्तबा की इतनी बार करा कोई काम, ठीक है। उसके बाद है वार। वार मतलब आघात, कि किसी को चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं सर्वनाम पर। संज्ञा सभी को आती होगी बच्चों, कि जो भी जिससे किसी का भी नाम पता चले, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, ठीक है, या किसी पशु पक्षी का हो, जो नाम जिससे उसको हम पहचान जिसते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी को नाम ना लेकर उसको मैं, तुम, वह, आप, जो, हम, कोई आदि, ठीक है, ये सब। जैसे वह खाना बना रही है, इसमें वह जो है वो सर्वनाम है। उसने किताब पढ़ी, इसमें उसने सर्वनाम है। फूल इधर ले आओ, इधर देखो जगह का नाम नहीं बोला, कहाँ पर, इधर उधर लगा दिया, तो वो भी सर्वनाम है। फूल इधर ले आओ हो गया। झाड़ू वहां पड़ी है, कहाँ पड़ी है ये नहीं बता, उस जगह ना बताकर उस जगह का लिए लगा दिया वहां, तो वो हो गया सर्वनाम, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं क्रिया पर। क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब होता है काम, ठीक है, वर्ब। कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। स्थिति का बोध, ये भी अभी आपको बताती हूँ, वाक्यों में समझाती हूँ। बिना क्रिया के वाक्य की रचना ही नहीं की जा सकती। सबसे पहली बात तो बच्चों, जिसमें क्रिया नहीं है तो वो वाक्य ही नहीं है, वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जैसे सुधा पार्क में बैठी है। बैठी है एक्चुअली, आप ये सोचोगे कि ये कोई काम थोड़ी हो रहा है, लेकिन ये उसकी स्थिति तो बता रहा ना कि कहाँ पर बैठी है, कैसे, ठीक है ना। तो इसमें ये भी आप आगे चलकर पढ़ोगे, सकर्मक और अकर्मक। ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों, लेकिन क्रिया ही है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे रोज शाम को खेलते हैं। इसमें खेलते हैं हो गया, ठीक है, खेलना क्रिया है ना। वे सभी मेला देखने चले गए, चले जाना, ठीक है, तो चले गए क्रिया हो गया। मछलियां पानी में तैरती हैं, तैरती हैं इसमें क्रिया हो गया। आम जमीन पर गिर पड़े, गिर पड़े, ठीक है, यहाँ ये क्रिया है। उमा लिखती है, लिखती है क्रिया हो गया। उसे भूख लग रही है, इसमें लग रही है। इसने खाना बनाया, बनाया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं उपसर्ग पर। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में ही परिवर्तन ला देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। इसके बाद चलो पहले उपसर्ग करते हैं। जैसे दृश्य मूल शब्द है हमारा, उसके आगे अ लग गया तो वो अदृश्य हो गया, ठीक है। योग के आगे वी लग गया, वियोग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे दृश्य की जो दिखे, ठीक है, और अदृश्य जो ना दिखे, ठीक है। योग, योग के आगे वियोग लग गया। योग मतलब जोड़ होता है और वियोग मतलब बिछड़न, ठीक है। प्रेम, सप्रेम। गुण के आगे निर लग गया तो वो निर्गुण हो गया, कि जिसमें गुण ना हो। लक्ष्य का के आगे लग गया उपलक्ष्य, उप तो बन गया उपलक्ष्य। गुण के आगे अवगुण, अव लग गया, अवगुण बन गया। भव के आगे सम लग गया तो ये संभव बन गया। म के नीचे हलंत है बच्चों, वो ऊपर बिंदी लग गई, ठीक है। इसका मतलब म के साथ स्वर नहीं है, वो आधा है, ठीक है, तो इसलिए वो ऊपर चला गया, बिंदी लग गई। संभव, सुपुत्र, ठीक है, पुत्र के आगे सु लग गया, सुपुत्र, अच्छा पुत्र, गुणवान। देश, देश के आगे वी लग गया, विदेश बन गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दें, ठीक है। जैसे दुकान के साथ लग गया दार, दुकानदार, ठीक है, शॉपकीपर। मीठा के बाद मिठा, आस लग गया तो मिठास बन गया, ठीक है। ये जो आ है वो उसके साथ में, ये देखो बच्चों, आ की मात्रा और आ जो लिखा है वो मिलकर आ बन जाता है, सिर्फ एक आ की मात्रा बन जाएगा, ठीक है, तो मिठास बन गया। लोहार, ठीक है, आ और आ मिलके ऊ बन गया। ये आप थोड़े से आगे चलकर पढ़ोगे कि ये कैसे क्या क्या मिलकर क्या बनता है, ठीक है। तो ये लोहार हो गया। उसके बाद है होन जमा हार, होनहार। दोस्त जमा ई, बड़ी है ना, तो इसलिए वो त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लग गई। चमक जमा ईला, चमकीला, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? इंग्लिश में भी पढ़ा है ना, पंक्चुएशंस, जिसमें फुल स्टॉप, ठीक है, कोमा, यही हिंदी में भी होते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। जिन चिन्हों के द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है उन्हें व्याकरण में विराम कहते हैं। विराम का मतलब होता है
ठहराव, कि थोड़ी देर रुक जाना। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण विराम, जैसे इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, ऐसे पूर्ण विराम कि वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में मैंने लगा के दिखाया है। ठीक है, तो जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे उदाहरण में उसने खाना खा लिया, लास्ट में लगाया पूर्ण विराम। उसके बाद है अल्प विराम। ठीक है, कोमा, जब वाक्य में अर्ध विराम की तुलना में, अर्ध विराम अभी आपके में नहीं है, वो भी आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, अर्ध विराम की तुलना में कुछ समय के लिए रुका जाता है, कि मतलब उससे कुछ कम समय के लिए, कि थोड़ी सी देर के लिए जब वहां रुकना होता है तो वहां हम अल्प विराम लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लगा देते हैं? अल्प विराम। ठीक है, जैसे कोमा भी बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, जैसे उदाहरण में सीता, गीता, जैसे बहुत सारे हैं तो उसमें बीच बीच में लगाएंगे सीता, गीता, सुधा, और लास्ट से पहले और या तथा, और राधा ने गीत गाया। उसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जैसे बोलते हैं। ठीक है, ये तो जहाँ पे प्रश्न वाले शब्द होंगे, क्या, किसने, क्यों, कैसे। ठीक है, जहाँ भी कोई प्रश्न पूछा जाए वहां पर आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी आप वाक्य ले सकते हो कि उसने क्या किया, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद है योजक चिन्ह, छोटा डैश, बड़ा नहीं। ठीक है, ये क्या होता है? तत्पुरुष या द्वंद्व समास में, और ये आप समास क्या होते हैं आगे बड़ी क्लास में थोड़ा सा आगे चलकर पढ़ोगे। ठीक है, आपके 7th 8th में आएंगे समास, थोड़ा 8th क्लास में आएंगे शायद। ठीक है, तो ये क्या होता है? दो शब्दों के बीच में लगता है कि उनको जोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक है, बीच में ये छोटा सा डैश या योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, और इसको जब हम खोलते हैं तो वो और या बन जाता है। जैसे माता पिता, की माता और पिता, चाय कॉफी के बीच में लगा है चाय या कॉफी, या चाय और कॉफी, उसके लिए भी हो सकता है। सुख दुख, सुख या दुख। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, ये क्या है? किसी के द्वारा कहे गए कथन को दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है, कि किसी ने कोई बात कही है तो उसको हम ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में, या जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उसमें हम ले लेते हैं। ये सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, कि एकल या द्वि, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपके में सिर्फ इतना ही है। इसको उदाहरण जैसे मैंने लिया है कि तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो, तिलक ने कहा था, फिर हमें थोड़ा रुकना है तो हमने एक ये लगाया। ठीक है, विराम, और उसके बाद में हमने इसको इसमें लिया, उद्धरण चिन्ह में लिया, जो उसने बात कही थी उसको पूरा हमने उद्धरण चिन्ह के अंदर लिया, शुरू किया, और फिर वाक्य खत्म हुआ या उसकी बात जब खत्म हुई तो हमने उसको बंद किया। उसके बाद है विस्मयादिबोधक, जो आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, जिसका क्या होता है? ये लाइन डल के उसके नीचे बिंदी आती है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? कि कुछ भी हम बहुत खुश हैं, या किसी से नफरत करते हैं, या हैरान होते हैं, कुछ इस टाइप के भावों को प्रकट करने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और उनके तुरंत बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे प्रसन्नता, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए। ठीक है, जैसे वाह यह कितना सुंदर है। ठीक है, तो देखो वाह के बाद लगा दिया। कहेंगे छी यह कितना गंदा है, तो छी के बाद। ठीक है, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आते हैं किस पर? कारक पर। कारक क्या होते हैं बच्चों? कारक पता है, पढ़ा है? इसमें हमें क्या पता चलता है कि उस शब्द का कारक जो इसमें परसर्ग होते हैं बच्चों। ठीक है, इससे हमें उस शब्द का बाकी सबसे संबंध पता चलता है, जैसे कि वो काम किसने किया है वगैरह वगैरह। जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले है कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो काम करने वाला है। ठीक है, कि इसने किया है। ठीक है, तो जहां पर ने आ जाएगा मतलब वो कर्ता कारक है। कर्म, की अगर को आ गया तो कर्म होगा, कैसे? कि किस काम को किया है, जैसे। और करण अभी बताती हूँ आपको मैं उदाहरण के साथ। करण क्या है? कि जिसके द्वारा, किस साधन का इस्तेमाल करते हुए काम किया गया है। तो जहां पर से या के द्वारा आ गया तो वो करण कारक हो जाएगा। जैसे कि रमेश ने, तो रमेश क्या हो गया इसमें? कर्ता कारक क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि उसने किया है। ठीक है, रमेश ने सेब को चाकू से सुधा के लिए काटा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, रमेश क्या हो गया? कर्ता, कर्म क्या हो गया? सेब, और किससे काटा है? चाकू से। ठीक है,
तो वो चाकू क्या हो गया, करण हो गया, ठीक है। और किसके लिए काटा है, सुधा के लिए, तो संप्रदान, या कहीं कि सुधा को दिया तो भी वो संप्रदान हो गया, ठीक है। अपादान, अपादान क्या होता है कि कोई चीज जब किसी से अलग होती है या तुलना की जाती है तो वहां कि ये इससे थोड़ा अच्छा है, ठीक है। कि जैसे हम कहें कि यह सेब उस सेब से ज्यादा मीठा है तो वो अपादान हो गया। या कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो उसे भी जैसे कि सेब पेड़ से गिरा, ठीक है, तो वहां अपादान कारक होगा, ठीक है। तो वो जो से लग गया वो अपादान कारक है, ठीक है। संबंध की किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से या व्यक्ति से किसी से संबंध बताया जाता है कि जैसे यह सेब मेरा है तो मेरा, ठीक है, यह सेब किसका है, मेरा है, ठीक है। या कहें कि यह उसका है, ठीक है, कि यह सेब सुधा का है, तो ये जो का के की, ठीक है, ये सब संबंध कारक के लिए आता है। उसके बाद है अधिकरण, कि कोई वस्तु या कुछ भी जिसमें है या किसी पर रखी है, जैसे बस्ता मेज पर रखा है, ठीक है, तो पर जो है वो अधिकरण कारक है। टीवी कमरे में है तो में है वो अधिकरण कारक हो गया। उसके बाद है संबोधन, संबोधन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, हम संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हे, अरे, ठीक है, कि जैसे हम बोले हे राम मुझे यह पुस्तक दे दो, ठीक है, अरे तुमने ये क्या किया, इस तरीके से कि हे, अरे, ठीक है, ये होते हैं संबोधन कारक, ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसके बाद है काल, काल क्या होता है, टेंस, मतलब समय, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है, जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसमें कुछ मैंने वाक्य लिए हैं बच्चों, तो इसके द्वारा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे उसने खाना खा लिया था, खाना खा लिया था क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो भूतकाल। वह गाना गाएगा, भविष्य काल, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने कहानी सुनी, भूतकाल हो गया, कहानी सुनी, सुनेंगे ये नहीं कहा जा रहा है, सुन रहे हैं ये नहीं, उन्होंने कहानी सुनी, तो क्या हो गया, भूतकाल। दुकानदार फल बेच रहा है, अभी बेच रहा है ना, तो वर्तमान काल हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसके बाद इस तरीके से मैंने और भी कुछ आगे वाक्य दिए हैं जिनको आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगी, है ना। क्योंकि बच्चे मात्राओं की बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि टॉपिक्स कवर करने के साथ साथ आपको मात्राओं की जो छोटी मोटी गलतियां बच्चे करते हैं और उनको ज्ञान नहीं होता उनका, वो बताने की भी पूरी कोशिश की है। तो बच्चों इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने बच्चों इस वीडियो का अपना पीडीएफ भी डाल दिए, आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इन नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को बार बार देखकर भी जो आपके डाउट्स हो क्लियर कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।